बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। कभी कभी आप सुबह सुबह कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। जी हैप्पी रेनी डे कराची वाले, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में शदीद बारिशों का सिलसिला, मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है। और कराची में जो है वो रात बल्कि सुबह से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हुई है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमेशा की तरह मुझे, आपको, हम सबको फ़ेस करना पड़ता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह की रहमत बरसे, लेकिन जब वो बरसती है तो उसके बाद जो ज़हमत का सामना हमें करना पड़ता है वो मैं आपको क्या बताऊं। आज अपने घर से लेकर ऑफ़िस तक का सफ़र जिस तरह से मैंने तय किया है, एक एक मिनट इतना भारी था कि मैं कब ऑफ़िस पहुंचूंगी, कब पहुंचूंगी। मुझे ऑफ़िस भी जाना है, मुझे तैयार भी होना है और उसके बाद आकर आप लोगों को गुड मॉर्निंग भी बोलना है। तो आज मेरी सुबह जो है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल थी। मैं सुबह उठी और मैंने देखा कि वाओ, मतलब इतने खूबसूरत जो है वो बादल छाए हुए हैं, मौसम इतना हसीन था। एंड आई थॉट कि आज तो बहुत अच्छा दिन गुजरेगा, बड़े अच्छे से जाके सबको गुड मॉर्निंग कहूँगी। कोशिश यही होती है कि सुबह अच्छे मूड के साथ यहाँ आऊँ, लेकिन इस वक्त इतना ट्रैफिक है कराची की सड़कों पर, जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है। अभी फ़िलहाल जिस तरह से बारिश एक्सपेक्टेड है ऐसी बारिश अभी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद बहुत रश है। मैं आप लोगों से इस वक्त अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए यही कहूँगी कि गैर ज़रूरी तौर पर आप लोग अपने घरों से ना निकलें। और अगर आपको कहीं जाना है तो आप थोड़ा आधा घंटा पहले निकलिए घर से, बिकॉज बहुत ट्रैफिक है सड़कों पर। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ वेदर एनालिस्ट जवाद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जवाद। जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आज तो भाई गुड मॉर्निंग हमारी ऐसी हुई है कि जी बारिश की आप लोगों ने प्रिडिक्शन, मैंने सुना है कि कोई 14-15 तारीख की थी। हम तो तैयार भी नहीं थे आज की बारिश के लिए और इतनी बारिश हुई है। क्या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है कि इतना बुरा हाल है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो गया जवाद? नहीं देखें, ऐसा ना, इसमें शहर में कोई इतनी ज्यादा हैवी रेनफॉल फिल वक्त तो नहीं हुई है। कुछ इलाकों में गुलशन हदीद हो गया, जो हाईवे रीजन है, वहां पर भी जो है वो तकरीबन 17 से 20 मिलीमीटर के आसपास फिलहाल बारिश रिकॉर्ड हुई है। अच्छा। बाकी प्रिडिक्शन के हवाले से हमने 2 फेजेस में 2 दिन पहले ही प्रिडिक्शन की थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वो ये था कि 11 तारीख से लेके 14 तारीख तक जो है वो कराची स्पेसिफिकली लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहेगी। अच्छा। अक्सर इलाकों में, जिसमें कुछ इलाकों में जो है वो इस तरीके का थोड़ा बहुत हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। अगेन यही 15 से 20 मिलीमीटर की रेंज के अंदर। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं, अभी आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कराची के, स्पेशली अगर मैं मौसम के हवाले से पूछूं, कब तक ये सिलसिला रहेगा, ये स्पेल बारिशों का? देखें, स्पेसिफिकली कराची के हवाले से अगर बात करें तो मॉनसून अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। ओके। ये सिलसिला जो अब स्टार्ट हुआ है ये आगे आने वाले कई दिनों तक कंटिन्यू करेगा, जबकि इसमें 15 और 16 तारीख से जो है बारिश की इंटेंसिटी जो है वो मजीद बढ़ जाएगी। उसमें कह सकते हैं कि 16 से 20 तारीख के दरमियान जो है शहर में काफी हैवी रेनफॉल का स्पेल भी, एक आधा स्पेल हो सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तेज बारिश भी एक्सपेक्टेड है। अभी ये लाइट टू मॉडरेट रेन का सिलसिला कराची में जारी रहेगा। ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में मानसून, क्योंकि मानसून आ चुका है तो हर जगह पर बारिश का सिलसिला शुरू है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इनफैक्ट कल से जो है पंजाब रीजन में और केपी के रीजन में जो है वो काफी हैवी रेनफॉल हो रही है। इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद वगैरह में भी काफी अर्बन फ्लडिंग देखी गई है। सियालकोट रीजन में भी काफी तेज बारिशें हैं। और थ्रू आउट ये वीक जो है तकरीबन पाकिस्तान के अक्सर एरियाज में जो है वो मानसून अब काफी शिद्दत से बारिशें बरसाएगा। तो हम ईद पर भी बारिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद पे भी जो है वो काफी सारे एरियाज में जो है वो बारिश एक्सपेक्टेड है। ओके, राइट। थैंक यू सो मच जवाद, हमारे साथ मौजूद थे। एंड बाय द वे आप सबको जिलहज का चांद भी बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इंशाल्लाह कोरोना की SOPs को फॉलो करते हुए ईद मनाएंगे एंड सुन्नत इब्राहिमी भी इंशाल्लाह अदा की जाएगी। मैं यहाँ एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम शो को आगे बढ़ाएंगे और कौन गेस्ट होंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी। मेरे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं ना। वही गुड मॉर्निंग एंड
बारिशें हो रही हैं, यकीनन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो क्या बन रहा है आज आपके घर में? बेसन की रोटी, पकौड़े, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो बारिश में आप लोग एंजॉय करते हैं? ज़रूर शेयर कीजिएगा, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। इसके साथ साथ जो है क्योंकि मंडे है तो कोशिश होती है कि हम नॉर्मली मंडे को कोई ऐसी बात करें जिस पे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो। तो ये हफ्ता कैसा रहेगा? कैंसेरियन का ये मंथ है, कुछ इस हवाले से भी बात होगी। इसके साथ साथ इस वक्त जो बारिशों का सिलसिला है वो कब तक जारी रहेगा, कुछ इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर अली मोहम्मद खान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत वेरी गुड मॉर्निंग, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? कैसी लग रही है आपको कराची की बारिश? देखिए, कराची की बारिश वैसे तो अच्छी होती है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो कि हमारे यहाँ नाकिस हैं हमेशा से। एक तो ये कि सफाई सुथराई का निज़ाम, दूसरा लाइट का इशू हो जाता है कि एकदम से लोड शेडिंग हो जाती है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि आपको भरपूर तरीके से बारिश हमारे निज़ाम को दरहम बरहम कर देती हैं। जी बिल्कुल, बारिश को हम इंजॉय नहीं कर पाते प्रॉपरली, एक डिस्टर्बेंस हो जाती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। एग्जैक्टली, ऐसा ही पानी है। जमा हो जाता है शहर में, ट्रैफिक जो है ना, नाकिस निज़ाम जो है ये बड़ा जो है ना, इसको सीवरेज का इसको सॉर्ट आउट अभी तक नहीं अच्छा, कर पाया। आपकी प्रिडिक्शन क्या कहती है कि ये जो भी मानसून का सिलसिला, क्योंकि पिछले साल कौन भूल सकता है कि चाहे पुल के इस पार हो या पुल के उस पार हो, इतना बुरा हाल था, लोगों के घरों में पानी आ गया, गाड़ियाँ क्या, उनके मकान क्या, सामान क्या, लोगों की जानें तक चली गई थी पिछले साल जब मानसून का स्पेल आया था। इस बार आप किस तरह देखिए, इस साल ऐसा इतना तेज़ तो नहीं होगा, लेकिन अभी 15 जुलाई के बाद मेरे हिसाब से, जब आज आपको मज़े की बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो पेशन गोई होती है वो होती है चांद से भी करते हैं, सूरज से भी करते हैं। चांद कल ही मैं देख रहा था, तो चांद जो है ना बुर्ज सरतान यानी कैंसर के अंदर दाखिल हुआ है कल ही। ठीक तो है। मुझे लग रहा था कि ये या तो 2.25 दिन के अंदर अंदर बारिश हो जाएगी, या फिर ये 15 जुलाई के बाद होगी। ये कौन सा वाला चांद? एक तो माश पहले आपको जिलहज का चांद मुबारक हो। हाँ, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये आप दूसरे जो ये चांद नहीं कि चांद एक ही है। अच्छा, चांद एक ही है। कोई चांद किसी का नाम हो तो एक अलग बात है, या वैसे माँ कह देती बेटे मेरे चांद, वो एक अलग चीज़ है। हाँ। लेकिन चांद जो होता है ना, जिसे हम मून कहते हैं, जो हमारा सैटेलाइट है, उसी की मूवमेंट हो रही होती है अपने मदार पे। अच्छा, तो वो मूवमेंट कहाँ है अभी? वो कैंसर के अंदर दाखिल हुआ कल। ओके। तो मैंने देखा कि मैंने कहा या तो ये 2.25 दिन के अंदर बारिश होगी, मेरे एक किसी से मैंने बात की, या फिर ये 15 जुलाई के बाद जब सूरज वो बुर्ज सरतान के अंदर जाएगा तो फिर वो बारिश होगी। ओके। तो मोस्ट प्रोबब्ली आज ही अल्हम्दुलिल्लाह एक बिस्मिल्लाह हो गई कराची में। तो ये कि ये इतना स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता वो तबाही हो जैसी पिछले साल हुई थी, लेकिन बारिशें होंगी अच्छी, मतलब ये नहीं होगा कि बिल्कुल कम हो या बिल्कुल ना होंगी, लेकिन वो वाला हाल नहीं होगा जो पिछले। लेकिन अभी भी बाहर बहुत ज्यादा हब्स है, तो मे बी अभी मेरे ख्याल से कम 5-6 दिन बारिश हो हल्की हल्की, तो फिर ये हफ्स खत्म होगा। एग्जैक्टली। अभी जो प्रेडिक्शन है वो भी यही हुई है कि अभी बारिशों का सिलसिला रहेगा, तो अपने एहतियात जरूर करनी है। अच्छा, आज आप कुछ लेकर आए हैं, ये क्या है? ये बच्चों के, ये तो लूडो का कोई डाइस है? नहीं, लूडो का डाइस नहीं है। हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी में ये एस्ट्रोलॉजिकल डाइस हैं। इसके सबसे दिखाइएगा जरा, कैमरा दिखाएगा ये कौन से एस्ट्रोलॉजिकल डाइस हैं? देखिए, एक ये जो डाइस है इसमें 4 साइड होते हैं उसमें? नहीं, 4 साइड नहीं, इसके 12 साइड्स हैं। ये आप देखें 12 साइड्स हैं इसके। ओके। ये और इसमें 12 जो हमारे होते हैं प्लैनेट्स, इसमें नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो के साथ राहु केतु भी हैं। तो मतलब 7 तो वैसे प्लैनेट हैं, और इसके बाद इसमें 7 बुर्ज हैं, 12 बुर्ज हैं, सॉरी 12 डोरिक साइंस के 12, तीनों के 12 साइड हैं, 12 घर, 12 बुर्ज और 12 सितारे। अच्छा, इससे क्या करते हैं? इससे हम लोग पेशन गोई करते हैं। जैसे कोई अब सवाल पूछता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो अपना नाम बताएगा, वालदा का नाम बताएगा, और हम फिर उसको थ्रो करेंगे, और जो इसमें आएगा साइड उसके हिसाब से प्रेडिक्शन देंगे उसको। वो पूछेगा जो सवाल, एक सवाल पूछेगा कि जी मेरी शादी नहीं हो रही, कब तक होगी, या मैं बाहर कब जाऊंगा, या मेरी जॉब कब लगेगी, या मेरी हेल्थ कब सही होगी, जो भी सवाल है, तो आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं, आसानी है। लेकिन इसके लिए आपको इसको समझने के लिए आपने एस्ट्रोलॉजी को भरपूर तरीके से पढ़ा हो, आपको 12 बुर्जों का सब कुछ पता होना चाहिए, आपको 12 सितारों का सब कुछ पता होना चाहिए, 12 घरों का सब कुछ पता होना चाहिए। जब तक आपका नॉलेज नहीं है, ये डाइस आपके लिए बेकार है। ऐसे ही जैसे आप चक्का खेलते हैं, ये अलग किस्म की डाइस है, ये मैंने हांगकांग से मंगवाई हैं। Okay. बिल्कुल अलग डाइस हैं, इसके 12 साइड्स हैं। तो जब आपको किसी चीज़ के बारे में, अपने बारे में जानना होता है, तो फिर अभी आप डाइस से पता पूछते हैं? हाँ, डाइस से ही पता करते हैं, या कुछ और भी तरीके इसके बाद अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक वो मैं आज नहीं लाया हूँ, एक रमल होती है, इल्म रमल, हाँ इल्म रमल होता है, उसके भी डाइस होते हैं, लेकिन वो 7 धातुओं के मिले हुए होते हैं, वो कुछ अलग तरीका होता है। ओके। उससे मालूम करते हैं।
या आई चिंग के क्वाइंस होते हैं, उससे भी मालूम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी तो खैर क्योंकि दायचा तो हमारे अपना दायचा तो अपनी नज़रों में होता है हर वक्त, ये सितारा यहाँ जा रहा है तो इसकी ये इम्कानात है, ये इम्कानात है। लेकिन इल्म नजूम की मैं बात बताऊँ आवाम को भी नॉलेज के लिए कि आप इससे एक ज़िन्नी इल्म है, अंदाज़ा होता है, इल्मी अंदाज़ा, उससे आप जान सकते हैं लेकिन तब्दील कुछ नहीं कर सकते। अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार नजूमी के तो अपनी किस्मत मतलब बदल देगा, उसको इतना बताओ। हम जैसे एक डॉक्टर होता है वो आपकी रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट या ईसीजी, अल्ट्रासाउंड से देख के डायग्नोस कर सकता है, राइट। सही करेगा अल्लाह की ज़ात। इसी तरह हम लोग जो है वो पेशेंगोई करते हैं जो कि एक इल्मी अंदाज़ा होता है और उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होती। राइट। अच्छा ये बताइए कि अगर आप डाइस को इस वक्त मतलब जो भी आपका सवाल तो पहले procedure है- पूछे कोई, ऐसे नहीं सवाल नहीं, कैंसेरियंस के बारे में कॉलर भी आ चुके हैं वैसे। अच्छा, लेकिन callers मैं को- चाह रही थी कि जो कैंसेरियन का मन है उनके बारे में पूछा जाए कैंसेरियंस कि के उनके लिए लिए ये मन कैसा जो है। है- एक कॉलर पहले शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ओके जी, सो कॉल आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं जी। कैंसेरियन के बारे में कैंसेरियंस के लिए ये महीना जो है वो कुछ मिला जुला है। इसमें एक तो जो इनका जो लॉर्ड है सन, वो इस वक्त सेकंड हाउस का लॉर्ड वो थोड़ा वीक चल रहा है। माली मामला थोड़े उनके लिए इस मंथ में प्रॉब्लम्स रहेंगे, इशूज़ रहेंगे कैंसेरियंस के लिए फाइनेंशियली। लेकिन होम लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी, पीसफुल रहेगी, जॉब के हवाले से बेटरमेंट हो सकती है, कोई अच्छी जगह पे उनको असाइनमेंट मिलेंगे, इंपॉर्टेंस मिलेगी, इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा होगा। अलबत्ता हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा मामला ख़राब नज़र आता है। खाने पीने के शौकीन हैं तो अपने आप को कंट्रोल में रखें, वरना स्टमक अपसेट का प्रॉब्लम, एसिडिटी और ब्लॉटिंग वगैरह हो सकती है, इससे बचें। बाकी ये कि ओवरऑल ये महीना औलाद के लिए आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। और जो अनमैरिड लोग हैं उनकी हो सकता है कहीं से रिश्ते की बात पक्की हो या कहीं से कोई रिश्ता आए, और जो मैरिड लोग हैं उनकी अपने वाइफ के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, लव लाइफ अच्छी रहेगी। अलबत्ता फाइनेंशियल थोड़ा सा क्रंच रहेगा कैंसेरियन अच्छा के लिए। ये बताएं इनके लिए स्टोन कौन सा है और लकी कलर कौन सा है इनका, एंड सदका क्या करना चाहिए? देखिए कैंसेरियंस के लिए जनरलाइज होता है, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये सन साइन बेस्ड बता रहा हूँ। ज़्यादा एक्यूरेट जो होता है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से होता है, जो आपका पैदाइशी ताले निकलता है। लेकिन ये जो आप बता रहे generalized हैं है। ये सब कैंसेरियन कर लेकिन सकते हैं। इसमें जनरलाइज है। स्टोन्स के वाले से भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि स्टोन जो है ना, वो कुछ स्टोन होते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, जैसे नीलम है और ब्लैक ओपल है, अच्छा। ब्लैक पर्ल है या काला अकीक है। ये थोड़े से ख़तरनाक स्टोन होते हैं कि खतरनाक इन्हें- मतलब? ये अगर आपको सूट नहीं करते हैं तो आपको डैमेज कर देते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ओके। जैसे बहुत से फ्रूट्स होते हैं अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप खजूर जो है वो 2-3 से ज़्यादा 10-12 खा लें तो आपको लूज मोशन लग जाते हैं। इस तरह से कुछ फ्रूट्स होते हैं खट्टे होते हैं, जैसे वो गला ख़राब कर देते हैं, जैसे लीमू का आपने इस्तेमाल किया ज़्यादा। इस तरह प्लैनेट्स के हवाले से सैटर्न और मार्स ये भी नहस प्लैनेट होते हैं। इस तरह स्टोन्स में कुछ स्टोन्स हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं। अच्छा कैंसेरियन के लिए वैसे हाँ, जनरलाइज जनरलाइज कैंसेरियंस के लिए जो स्टोन है वो है पर्ल, मोती, पर्ल, फीमेल्स के लिए, और मेल्स के लिए है मून स्टोन, हजरुल कमर। ओके। ये जनरलाइज स्टोन है, लेकिन फिर भी आप अपना एक्यूरेट जायचा बनवा के फिर लें। अच्छा और इनका लकी कलर इनके इनका लिए वाइट होता है। लकी कलर इनका वाइट होता है white इनका। इनके लिए सदका होता है दूध का या वाइट रंग के चावल हो गए, कोई भी वाइट रंग की चीज़ का सदका ये दे सकते हैं राइट। कैंसेरियंस। अच्छा ये कैंसेरियन के लिए है कि ख़वातीन के लिए पर्ल और जो मर्द है उनके लिए आपने बताया मून स्टोन। मून स्टोन आप जिसे यूज उर्दू करेंगे। में वाइट कहते हैं आपका हजरुल कमर। लकी कलर है, एंड इसके साथ साथ आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का जो है वो आपने सदका करना है। एक कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं आसिफ निसार बात कर रहा हूँ लाहौर से। आसिफ निसार? जी आसिफ। जी जी कहिए। ओके हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही हैं? मैं फातिमा बात कर रही थी। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए भाई की। 18 अगस्त 1980। ओके। सवाल? उनकी शादी का मसला है, शादी कहीं हो नहीं रही है उनकी। अच्छा ठीक है। और रिस्क का भी बता दीजिएगा। किसका बता दें? रोजी का रिस्क। अच्छा रिस्क तो राज़िक रब की ज़ात है, लेकिन जॉब के मसले हैं। वो रिस्क करती हाँ, बोल दिया, ये हाँ, चाहती हैं पूछना कि इनकी जॉब कब लगेगी। चलो लोगों को सेंस नहीं होता। नहीं वो अक्सर कभी कभी Confuse हो चीज़ें जाते हैं। ऐसी होती हैं कि उन जुमलों को दुरुस्त करना जो है ना वो हाँ, अच्छी बहुत बात ज़रूरी हो है, बहुत जाता है, ज़रूरी है। क्योंकि अगर कभी कभी हम कह रहे होते हैं और वही चीज़ यूनिवर्स में जा रही होती है, इसलिए थोड़ा सा लफ्ज़ों का ध्यान बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया। मैं भी बड़ी गलतियाँ करती हूँ, लेकिन हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही बेहतर करते हैं, सिखाते हैं। बिल्कुल जी जी अली मामा। जी जी बिल्कुल। ये मैं इनका जो है इन खातून ने पूछा अपने भाई के लिए, तो मैं इनके लिए पूछता हूँ भाई के लिए कि क्या नज़र आता है। देखिए इनके जो बिल्कुल जो आया ना, इनके भाई का अगर हम देखते हैं तो 1 साल के अंदर उनकी शादी होगी। कुछ रुकावट है,
रुकावट के लिए वो ऐसे करें कि काली माश की दाल का सदका करें, ठीक है। और 1 साल बाद उनकी शादी के इम्कानात हैं, लेकिन वो अभी शादी के अपने मूड में भी नहीं है, उनका अपना मिजाज कहीं और लगा हुआ, जॉब की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है, और जॉब में भी उनके जो है ना 1 से 1.5 महीने में कहीं से ऑफ़र आएगी। मतलब मूडी किस्म के आदमी हैं इनके भाई जो है ना, मतलब उनको ऑफ़र आती हैं तो वो मतलब बहुत से लोग होते हैं ना कि छोटी मोटी जॉब नहीं करनी, ये करना है वो करना है, तो अभी हालात ऐसे हैं कि कोई सी भी जॉब मिल जाए तो आपके भाई को मैं कहूँगा कि वो ज्वाइन कर लें, कुछ अरसे बाद अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन पहले आप अपने ऊपर से वो एक बाद दफ़ा ना एक बैरियर आ जाता है, एक रुकावट आ जाती है कि छोटी जॉब मिलके बड़ी जॉब मिलनी होती है, तो बंदा छोटी जॉब नहीं लेता तो बड़ी जॉब भी नहीं मिलती। बिल्कुल। तो आप पहली सीढ़ी पे कदम रखेंगे तो अगली सीढ़ी पे जाएंगे। डायरेक्ट 4-5 सीढ़ियाँ लगाएंगे तो फिर टांगों के बल गिर जाएंगे, टांगें टूट जाएंगी, इसलिए बचें इस चीज़ से। ठीक है जनाब, तो ये मामला है आपका, इस तरह से आपने जो है ना वो चीज़ों को डील करना है, रिस्क का मामला बेहतर होगा, चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। शहबाज, कैसी हैं आप मैडम? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं शहबाज? जी अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगे? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1974। ओके, सवाल आपका? मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि कारोबारी हालात भी बताएं, और मेरी उम्र इस टाइम 40 साल हो गई है, मेरी शादी नहीं अभी तक हुई। अच्छा, आपने खुद नहीं की या मतलब क्या, क्यों? रिश्ते आए हैं लेकिन शादी मेरी नहीं हुई, तो मैं परेशान सा हूँ कि क्या करूँ। अच्छा, मतलब रिश्ते हुए हैं तो शादी क्यों नहीं हुई? रिश्ते आए हैं तो मतलब आपको पसंद नहीं है लड़की, आपने पेंडिंग करते रहे, चूजी बने रहे, फिर अब आपको कोई भी नहीं मिल रहा। मसला ये जब मौका था वो होता है ना, जब अब मिसाल के तौर पर रिश्ते आ रहे हैं तो आपने कहा नहीं ये लड़की मुझे ऐसी चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए, अब वो जब टाइम गुजर गया तो अब वो कोई भी नहीं मिल रहा। राइट, अभी हम पूछते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, नॉर्मली मैं कॉल जब हम रिसीव कर रहे होते हैं तो लड़कियों के मसले होते हैं, लेकिन आज के शो पे ये दूसरी कॉल आई है कि जी मेल्स में भी ये इशू है कि शादी का प्रॉब्लम आजकल इतना ज़्यादा बढ़ गया। आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, एक तो मैंने लड़कियों को भी ये कहा है कि जी लड़कियों को जब अर्ली उनकी एज होती है 18 से 23 साल की उम्र, ये लड़कियों के लिए बहुत गोल्डन एज होती है रिश्ते के लिए, बहुत बेहतरीन रिश्ते होते हैं। जी लड़का तो गोरा नहीं है, काला है, कद छोटा है लड़के का, लड़की की जॉब अच्छी नहीं है, मतलब जॉब सही है लेकिन अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी नहीं है लड़के के पास। अच्छा, ये करते करते 35 पे पहुंच जाती है, उसके बाद अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, गंजे लड़के लोग एजेंट मिल जाते हैं बहुत अजीब। अब उस पे भी मतलब चूजी हो रहे हैं कि अब पुराने वाले मिल जाए। मुझे सेगमेंट एंड करना है, इनको बता दीजिए क्या करना है। अच्छा, इनके लिए मैं देख लेता हूँ कि क्या नजर आता है। हाँ जल्दी से प्लीज। देखिए, इनका तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये मेंटली तौर पे बड़े कॉन्फिडेंट हैं, चीज़ें अच्छी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 3 महीने के अंदर अंदर इनको कोई ना कोई रिश्ता आने के इम्कानात हैं, और जो खातून होंगी वो मतलब थोड़ी एजेड होंगी, मतलब इनसे 2-4 साल का फ़र्क होगा, ज़्यादा कम उम्र लड़की नहीं होगी। तो आपके पास जो भी रिश्ता है आप अल्लाह का नाम लेके कर लें, बहुत अच्छा रहेगा, मामला अच्छे रहेंगे। कोई सदका? सदके के लिए ये कि ये दूध का सदका करें, आज से शुरू करें, 43 डेज तक रेगुलर दूध का सदका दें, मतलब 2 की क्वांटिटी में, यानी कि आधा किलो, यानी 1-1 पाव के 2 पैकेट रेगुलर। और वैसे अपने उम्र से बड़ी उम्र की खवातीन से भी शादी की जा सकती है। बिल्कुल। एक ब्रेक लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एंड बिकॉज़ सुबह क्या होता है कि आप हर चीज़ जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, एंड आपका दिल भी नहीं करता सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने का। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी रूटीन होती है कि वो बस कहते हैं चाय बिस्किट सबसे आसान है, ऑफिस में घर में बस जल्दी से चाय ली या बिस्किट लिए और आपने अपना डे स्टार्ट कर लिया। सो ज़बरदस्त से बिस्किट जो टाइगर बिस्किट्स हैं, एंड एक अरसे से हम लोग टाइगर बिस्किट्स खा रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कहना इनका ये है कि टाइगर बिस्किट जो है उसमें डेली डोज जो आयरन और जिंक की, जिसकी आपकी बॉडी को स्पेशली बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है, 20% इसमें मौजूद होता है। इसके साथ साथ जो है इस बार ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है टाइगर बिस्किट ने, जिसमें इन्होंने अल्फ़ाबेटिक जो है वो बिस्किट्स रखे हैं। इसमें बच्चे जब ये बिस्किट्स खाएंगे तो वो ना सिर्फ बिस्किट को इंजॉय करेंगे, इसके फ्लेवर को इंजॉय करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो है उनका लर्निंग का प्रोसेस जो है वो भी साथ साथ चलता रहेगा।
मिलेगा। एंड इसमें क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है, इस पर लिखा हुआ है 10 रुपीज़ का ये बिस्किट है। ये आपकी और आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे ना सिर्फ आप खाएंगे बल्कि इससे बच्चे खेलेंगे भी और इसको एंजॉय भी करेंगे। सो ज़रूर टाइगर बिस्किट ट्राई कीजिएगा। एंड इसके साथ साथ जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, हमारे घरों में रौनक है हमारे बच्चे, और अगर बच्चों को हल्का सा ज़ुकाम भी हो जाता है तो घर में सब परेशान हो जाते हैं कि जी बच्चे बीमार हो गए हैं, बुखार हो जाए तो हम सब परेशान होते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें बच्चे मुब्तला होते हैं और माँ बाप रिग्रेट करते हैं कि अगर हम थोड़ी एहतियात कर लेते तो शायद ये मसला ना होता। मैं इस वक्त जिक्र कर रही हूँ थैलेसीमिया जैसी बीमारी का, जिसके लिए एक लॉ भी बनाया गया था, एक कानून भी पास किया गया था कि शादी से पहले अगर जो होने वाले मियाँ और बीवी हैं, जिन दो लोगों के दरमियान शादी होने जा रही है, लड़का और लड़की का अगर टेस्ट हो जाए थैलेसीमिया का कि आया वो माइनर हैं, अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो कहते हैं कि बहुत हद तक चांस होता है कि आने वाला बेबी जो है वो थैलेसीमिया मेजर हो। ये कानून बनाया गया, लेकिन उस पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ये तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। लेकिन थैलेसीमिया के बच्चों को खून की ज़रूरत होती है और कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं ऐसे बच्चों के लिए। खून के अतियात जमा नहीं हो रहे, तो खून का अतिया करना है, इस हवाले से हम बात भी करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? डॉक्टर मोहम्मद नईम हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पहले तो क्योंकि ब्लड की ज़रूरत की अगर हम बात करें तो ये किसी मशीन में नहीं बनाया जा सकता, ये एक जिस्म से दूसरे जिस्म में डाला जाता है। तो ज़रा बताइएगा कि ब्लड डोनेट करना कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या इससे किसी ह्यूमन बॉडी पर असर आता है? देखिए, ब्लड डोनेशन एक हेल्दी शख्स की हेल्दी एक्टिविटी है जो हर कोई साल में 3 से 4 मरतबा कर सकता है, क्योंकि हमारे जिस्म में खून की जो मिकदार है हमारी ज़रूरत से वो 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो 1 यूनिट ऑफ ब्लड अगर कोई डोनेट करता है, और ये सारा प्रोसेस आप देखेंगे 17 साल से लेके 55 इयर्स तक जो ब्लड की प्रोडक्शन है वो हैवीली स्टार्ट रहती है, और लोग जो भी हैं वो खून का अतिया कर सकते हैं। और ख़ास करके देखें जो ब्लड डोनर्स होते हैं उनके काफ़ी सारे हेल्थ के पैरामीटर्स चेक हो जाते हैं, उनकी ब्लड स्क्रीनिंग हो जाती है, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, एड्स, सिफिलिस, मलेरिया के साथ साथ फिर उनका ब्लड प्रेशर, वज़न, ये तमाम चीज़ें उनकी चेक हो जाती तो हैं। आप कह रहे हैं कि 17 से लेके 55 साल की उम्र तक के जो लोग हैं, जो हेल्दी लोग हैं, वो अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं। और 1 यूनिट से मुराद है 1 बॉटल जो है वो ब्लड की आप डोनेट कर सकते हैं 1 साल में या 6 महीने में ब्लड डोनेट? जी बिल्कुल, साल में 3 से 4 मरतबा इजीली ब्लड डोनेशन। अच्छा, खवातीन के लिए अक्सर बात होती है कि खवातीन ब्लड डोनेट नहीं करती। हाँ, एक्चुअली ख़वातीन जो हमारे एरिया की ख़वातीन है, ख़ासकर पाकिस्तान में ख़वातीन का हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम होता है। अच्छा। तो जब तक उनका हीमोग्लोबिन लेवल 12 तक ना हो तब तक वो ब्लड नहीं डोनेट कर सकती। अच्छा, तो अगर हीमोग्लोबिन 12 है तो देन 12 है, उनका ब्लड प्रेशर सही है और कोई उनको ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है तो वो अच्छा, वैसे मैंने बहुत कम खवातीन देखी होंगी जिनका हीमोग्लोबिन 12 है, क्योंकि अंडर 10 ही यहाँ जी पर बिल्कुल, इसीलिए ना कि बहुत कम हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन लेवल खवातीन का बहुत कम होता है, क्योंकि न्यूट्रिशस उनकी डाइट नहीं होती और उनका अपने पे तवज्जो नहीं होती और इस तरह से। अच्छा, वैसे भी हीमोग्लोबिन जब आपकी बॉडी में कम हो तो आपके जिस्म में थकावट, सांस का फूलना, इवन कि आपकी डेली रूटीन में फ़र्क आना, ये सब चीज़ें सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर हो रहे होते हैं। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी इनफैक्ट आपकी रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब करती है। सो डॉक्टर साहब, क्योंकि जब बात हो रही है D3 की, विटामिन की या हीमोग्लोबिन की, सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि रूटीन में ऐसा कौन सी ग़िज़ा या कौन सी चीज़ रखनी चाहिए जिससे ये इन दोनों की डेफिशिएंसी ना हो? देखिए, जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल हों वो लेनी चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स लेने चाहिए और रिच प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, ताकि ये विटामिन्स, मिनरल्स की जो बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीटअप होती रहें। और ये इसी तरह से है कि आप अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट ली जा सकती है। तो ये डिफरेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि थैलेसीमिया बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र होता है और ये पैदाइशी? जी बिल्कुल, ये एक मौरूसी बीमारी है, इनहेरिट डिजीज़ कहते हैं इसको, जिसमें बीटा थैलेसीमिया चेन का डिसऑर्डर होता है और ये पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को इनहेरिट होती है। और इसमें थैलेसीमिया मेजर है, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट है और थैलेसीमिया माइनर है। अच्छा। जो मेजर है उसमें कंटिन्यूसली
15 डेज़, 10 डेज़, 20 डेज़ के बाद ब्लड जो पैक्ड रेड सेल की ट्रांसफ्यूजन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। राइट। अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान भर में, मैं स्पेशली अगर सिंध की बात करूं, क्योंकि आप माशाल्लाह से सक्खर हॉस्पिटल जो है उसे आप माशाल्लाह से देख भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त सिंध में थैलेसीमिया की तादाद कितनी है, कितने पेशेंट्स मौजूद हैं यहाँ पे? तकरीबन ये 70 to 80,000 के करीब बच्चे हैं। अच्छा। जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ब्लड बैंक के साथ रजिस्टर्ड हैं। और ये सारा जितना भी थैलेसीमिया का मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है, इनकी आयरन कीलेशन थेरेपी है, ये ज़्यादातर जो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर के ब्लड बैंक है वो इसको डील कर रहे हैं। गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है ज़रूर इसमें, खासकर सिंध गवर्नमेंट ने अभी रीजनल ब्लड सेंटर्स बनाए हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा नीट, क्लीन और स्क्रीन ब्लड की सप्लाई के हवाले से सक्खर में है ये सिस्टम मौजूद, जहां जिस हॉस्पिटल जी सखर में भी एक रीजनल ब्लड सेंटर बना है और सिंध में 4 रीजनल ब्लड सेंटर हैं। उसके अंदर फिर हॉस्पिटल बेस्ड ब्लड बैंक्स हैं जो डिफरेंट हेडक्वार्टर पे बेस्ड हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसके तहत लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीन ब्लड मिल रहा है। राइट। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आपने नंबर कोड किया इस वक्त 70 से 80 हज़ार आप बता रहे हैं कि बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? क्योंकि आपने कहा कि जो इसमें मुब्तला हैं उनको ब्लड की ज़रूरत है, उसके लिए सेंटर्स बनाए दिए गए, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? तादाद को कम कैसे किया जा सकता है? इसका देखिए एक मैसिव किस्म का प्रिवेंटिव प्रोग्राम लॉन्च होना चाहिए और ख़ास करके इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा। कि जो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं, जो उनके कोहॉर्ट हो सकता है और उनमें अगर इसकी ट्रांसमिशन रोक ली जाए, उन फैमिलीज़ में फर्दर इंटर मैरिजेस ना हो, अगर हों तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट होने के बाद हो, तो ये वहाँ उस लेवल पे, क्योंकि ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड फैमिलीज़ हैं सारी, ये किसी न किसी ब्लड बैंक, किसी न किसी थैलेसीमिया सेंटर में रजिस्टर्ड हैं, तो इनका डेटा मौजूद है, सिर्फ इन तक इनको एक्सेस करना है। और ये खासकर जब सेंटर पे आते हैं तो इनकी अगर वहाँ पे काउंसलिंग की सर्विसेज अच्छी इनको दी जाएं और इनको फर्दर जो जेनेटिक काउंसलिंग और अगर कोई नई प्रेगनेंसी हुई है तो उसके हवाले से भी उनको काउंसिल किया जा सकता है। ओके। अच्छा, जब कोई खातून कंसीव करती हैं और उसके बाद, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर लिया है कि पता चल जाता है कि आया कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो क्या ये उस वक्त भी आइडेंटिफाई हो जाती है चीज़? जी, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आइडेंटिफाई हो जाती है। अच्छा। और इसको उलमा का फतवा भी मौजूद है इस हवाले से, और अगर पता चल जाए कि जो नया। अच्छा, वैसे ये तो एक अलग मामला है, फिक्री चीज़ें हो जाती हैं, इस पर मैं सिर्फ आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि इस बारे में ये भी कहा जाता है थैलेसीमिया के बच्चों या पेशेंट्स के बारे में कि ये ला इलाज मर्ज़ है। क्या इसका इलाज मुमकिन नहीं है? कि क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता कि ये बच्चे ठीक हो जाएं, एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी रूटीन लाइफ गुजारें? जी है, इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। अच्छा। जो कराची में भी हो रहा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। के जो उनके थैलेसीमिया पेशेंट का जो बच्चा है उसके कोई बहन भाई अपना मैरो जो है वो डोनेट कर दे और उसके बाद वो बच्चे। लेकिन वो कितना प्रोसीजर महंगा है। जी बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है। अच्छा। और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी किया जा रहा है काफ़ी जगहों पे, तो ये काफ़ी गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। राइट, क्योंकि प्राइवेटली तो ये बहुत एक्सपेंसिव, आई थिंक 3-4 मिलियंस तक जाता है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक स्पेशल फंड बनाया हुआ है इसके, तो वो ऐसे पेशेंट को सपोर्ट करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, ये सिंध में जो सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है, सिंध गवर्नमेंट ने इसको आउटसोर्स किया हुआ है। जो स्पेशलाइज सेंटर हैं इसके, उनको वो उसका ट्रीटमेंट करती हैं और बिल जो है सिंध गवर्नमेंट को हो जाता है। अच्छा, इसलिए क्योंकि अगर अल्लाह ना करे किसी के घर में इस तरह के पेशेंट मौजूद हैं तो यस, जिस तरह इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें ये आपको हेल्प की जाती है। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं, कुछ टेस्ट भी होते हैं, अगर वो आपके फेवर में आते हैं तो ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है, अदरवाइज ये ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता। राइट, लेकिन एहतियात है इससे बचाओ कि मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट होगा जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, बिकॉज लोग एहतियात करेंगे तो ही हम इस नंबर को, इस रेशो को कम कर सकते हैं। तो आपका मैसेज क्या होगा? मैसेज मेरा ये है कि ये थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, ख़ास करके जब भी उनकी आपस में फैमिली में मैरिजेस हों तो वो टेस्ट ज़रूर करा लें इसका, ताकि आगे जो कपल है वो हेल्दी लाइफ गुजारे, उनके बच्चे हेल्दी पैदा हों। और ये थैलेसीमिया का जो बर्डन है हमारे सिंध से, हमारे पाकिस्तान से
कम से कम हो, क्योंकि थैलेसीमिया किसी एक का पेशेंट किसी एक फैमिली में होना वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, और उसको कैरी ऑन करना, हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद सेंटर पे लेके आना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना, फिर उसके बाद जो उनके आयरन कीलेशन की इश्यूज़ हैं कि मुस्तकिल ब्लड लग के उनकी स्प्लीन, उनके लिवर इलाज हो जाते हैं, तो उसके लिए आयरन कीलेशन थेरेपी बहुत वो कॉस्टली सिर्फ है। पेशेंट नहीं बल्कि पूरी फैमिली जो है वो सफ़र कर रही होती है, सो इसलिए एहतियात कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए, आपके बहुत वक्त का शुक्रिया बहुत शुक्रिया। एंड शो का टाइम भी ख़त्म होता है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।